1971 में जब मशरक़ी पाकिस्तान अलहदा होकर बांग्लादेश बना तो उस वक़्त बांग्लादेश में 80% गुर्बत थी। मगर आज 50 साल बाद वही बांग्लादेश टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में चाइना के मुकाबले में है। पिछले 50 सालों में बांग्लादेश ने बहुत सी ऐसी पॉलिसीज अपनाई जिनके बलबूते पर इस मुल्क ने गुर्बत जैसे अलमियों को ख़त्म कर दिया और अब आलमी बरादरी ने फैसला किया है कि 2026 में बांग्लादेश को तरक्की पजीर ममालिक की लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। इस वीडियो में हम आपके साथ बांग्लादेश के इस सफ़र को शेयर करेंगे और जानेंगे कि बांग्लादेश दुनिया के दूसरे गरीब तरीन मुल्क से एशिया का अमीर तरीन मुल्क कैसे बनने वाला है। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बांग्लादेश की गरीबी का किस्सा बरसगीर की आज़ादी के साल से ही शुरू होता है। इस वक्त का मशरक़ी पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश कहलाता है माशी लिहाज से मगरबी पाकिस्तान पर इन्हिसार करता था। मगर 7 जून 1966 में मुजीबुर रहमान के पेश करदा 6 नुकात जब मगरबी पाकिस्तान की लीडरशिप की तरफ से रद्द कर दिए गए तो मशरक़ी पाकिस्तान में लोग बेचैन होने लगे। इस जलती हुई आग पर 12 नवंबर 1970 के समुद्री तूफान ने तेल का काम किया। ये तूफान दुनिया की तारीख के बदतरीन समुद्री तूफानों में से एक था। 185 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से इस तूफान ने मशरक़ी पाकिस्तान में तबाही मचा दी। तकरीबन 3 लाख से ज़्यादा अमवात हुई। उस वक़्त मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फासला होने की वजह से रेस्क्यू करने में ताख़ीर हो गई और कुछ मगरबी पाकिस्तान की तरफ से इस तूफान के बाद कोई खातिर खा इक़दाम ना किए गए। इस वक्त पूरे मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही थी जिसका इंडिया ने भरपूर फ़ायदा उठाया और मशरक़ी पाकिस्तान ने नफरत की आग को हवा दी। जब अवाम हुकूमत के खिलाफ सर उठाने लगे तो उस वक़्त के पाकिस्तानी सदर याहिया खान ने 26 मार्च 1970 को ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू कर दिया। ये काफ़ी लंबा और ट्रिकी टॉपिक है, इस टॉपिक को हम किसी और वीडियो में डिटेल्स के साथ डिस्कस करेंगे। ये ऑपरेशन बंगाली कौम परस्तों के खिलाफ था। ये ऑपरेशन अपने मकासद में कामयाब ना हो सका। इस सूरत हाल का इंडिया ने फ़ायदा उठाया और मशरक़ी पाकिस्तान की तरफ से लड़कर पाकिस्तान का बायां बाजू जुदा कर दिया। इस ऑपरेशन के नतीजे में हजारों लोग मारे गए और फिर बांग्लादेश एक अलहदा मुल्क बन गया। आज़ादी के साथ ही बांग्लादेश की माशी हालत बिगड़ती चली गई। आज़ादी के बाद बांग्लादेश को दुनिया का दूसरा गरीब तरीन मुल्क करार दे दिया गया क्योंकि इस वक्त फैक्ट्रियां बंद थीं, बुनियादी ज़रूरियात के ज़खायर बेहद कम थे, जिसके नतीजे में बांग्लादेश को आज़ादी के पहले 4 साल में ही कहत साली जैसे मसाइल का सामना करना पड़ा। इसके साथ साथ बांग्लादेश को 1971 में ही अपनी लीडरशिप से भी हाथ धोना पड़ा जो कि बांग्लादेश के अवाम की आखिरी उम्मीद थी, जब मुजीबुर रहमान और उनके ख़ानदान को कत्ल कर दिया गया। इन तमाम चैलेंजेस के बावजूद 80 की दहाई चढ़ते ही बांग्लादेशी इकोनॉमी को पर लग गए। कैसे, आइए जानते हैं। बांग्लादेश आज़ादी के इब्तदाई सालों में एक सोशलिस्ट मुल्क था, लिहाजा तमाम बैंक, फैक्ट्रीज और कंपनियां हुकूमत की मलकियत थीं। लेकिन ये पॉलिसी सूदमंद साबित ना हो सकी, लिहाजा बंगाली हुकूमत ने प्राइवेटाइजेशन की तरफ रुख किया और इससे मुल्क को माशी इस्तेहकाम मिला। इसके साथ साथ बंगाली हुकूमत ने कई गैर मुल्की तंजीमों की भी मदद ली जिससे गरीब तबके के लोगों को बेहद फ़ायदा हुआ। 70 की दहाई में बांग्लादेश की GDP का 80% हिस्सा गैर मुल्की फंडिंग पर इन्हिसार करता था, मगर आज ये गैर मुल्की अमदाद GDP का सिर्फ 2% हिस्सा बनकर रह गई है। बांग्लादेश ने BRAC और ग्रामीण बैंक जैसे गैर मुल्की तंजीमों की मदद ली जिसके बेहतरीन नतीजे सामने आए, जैसा कि बांग्लादेश में ख़वातीन की शरह ख्वानदगी में इजाफा हुआ और छोटे बच्चों की अमवात में भी कमी हुई। दुनिया के हर मुल्क ने सनती इनकलाब के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सीढ़ी का पहला स्टेप बनाकर माशी कामयाबी की तरफ पेशरफ्त की है। न्यूयॉर्क, जापान, चीन और अब बांग्लादेश सब ने रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री के जरिए इंटरनेशनल मार्केट में अपनी जगह बनाई है। मगर बांग्लादेश के लिए ये सफ़र इस कदर आसान ना था क्योंकि इसके पास कसीर तादाद में वर्कफोर्स तो मौजूद थी, मगर इन्वेस्टमेंट के लिए ना तो पैसा था और ना ही मशीनरी थी। इसके साथ साथ 5% इंपोर्ट ड्यूटी भी बिजनेसमैन के लिए एक बड़ा मसला थी। यानी अगर एक कंपनी 10 करोड़ की मशीनरी इंपोर्ट करती है तो इसे हुकूमत को 50 लाख देने पड़ेंगे, जो कि बिजनेसमैन के लिए एक बहुत बड़ी रुकावट थी। इसके अलावा बांग्लादेश में इंफ्रास्ट्रक्चर के भी मसाइल थे जो कि किसी भी बिजनेस के लिए एक चैलेंज होता है। मसलन अगर एक मुल्क में बिजली की कमी है तो इस मुल्क की फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन कम होगी जो किसी भी कंपनी को नुकसान में डाल सकती है, या फिर अगर किसी भी मुल्क की सड़कें खराब हैं तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में मसाइल पैदा हो सकते हैं। ये तमाम मसाइल बांग्लादेश में मौजूद थे। ऐसे मौका पर बांग्लादेश की हुकूमत ने वक्ती ज़रूरत की मुनासबत से चंद बेहतरीन पॉलिसीज़ मुतारफ़ करवाईं। इनमें से एक पॉलिसी बैक टू बैक लेटर पॉलिसी थी और दूसरी ड्यूटी ड्रॉबैक फैसिलिटीज़ थ्रू बॉन्डेड वेयर हाउस पॉलिसी थी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बांग्लादेश में कायम करने के लिए मशीनरी बेहद ज़रूरी थी जो इंपोर्ट की जा सकती थी, मगर इंपोर्ट करने के लिए इंटरनेशनल मार्केट में एतबार होना बहुत ज़रूरी था। बड़े बड़े ममालिक आपको अपनी मशीनरी नहीं बेचेंगे अगर उनको ये यकीन ना हो कि आप इस मशीनरी की कीमत अदा कर सकते हैं। इससे निमटने के लिए हुकूमत ने बैक टू बैक लेटर पॉलिसी मुतारफ़ करवाई।
इस पॉलिसी के तहत अगर बांग्लादेश में मौजूद बिजनेसमैन अमेरिका से मशीनरी इंपोर्ट कर रहा है तो वो अपने मुल्क के एक बैंक से लेटर ऑफ क्रेडिट जारी करवाएगा। इस खत में बैंक इस बात की जमानत देगा कि ये बैंक मशीनरी की पूरी कीमत अदा कर सकता है। ये लेटर ऐसे मुल्क को जारी किया जाता है जो सालसी के लिए तैयार हो और जिस पर इंटरनेशनल मार्केट में भरोसा किया जाता हो, जैसा कि इंडिया फिर इस तरह का एक लेटर अपने बैंक से जारी करवाएगा और उस मुल्क को भेज देगा जिससे बांग्लादेश मशीनरी खरीदना चाहता है, जैसे कि अमेरिका। इस तरह अमेरिका को भरोसा रहेगा कि इसकी मशीनरी की कीमत इसे जरूर मिलेगी और इंडिया को इस डील में से कुछ रकम कमीशन की सूरत में मिल जाएगी, जबकि बांग्लादेश को मशीनरी मिल जाएगी। बांग्लादेश ने इस पॉलिसी के तहत मशीनरी इंपोर्ट की और रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाना शुरू कर दी। इस पॉलिसी के तहत बांग्लादेश बिजनेसमैन इंपोर्ट ड्यूटी से मुस्तस्ना हो सकते हैं अगर वो सरकारी वेयर हाउस का इस्तेमाल करेंगे, यानी जब प्रोडक्ट एक्सपोर्ट के लिए तैयार है तो बिजनेसमैन पर लाजिम है कि वो सरकारी वेयर हाउस में अपनी प्रोडक्ट्स रखें। इस तरह रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी रुकावट दूर हो जाती है। बांग्लादेश ने बड़े बड़े ब्रांड से कॉन्ट्रैक्ट किए जो चीनी कॉन्ट्रैक्ट से सस्ते थे। इस दौर में चीन रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सप्लायर था, मगर बांग्लादेश ने अपनी बेशुमार वर्कफोर्स की मौजूदगी के पेश नज़र ये सर्विसेज कम दाम फरोख्त करना शुरू कर दी। अपनी आज़ादी के तकरीबन 30 साल बाद साल 2000 में जब चीन का हर वर्कर 400 से 500 डॉलर महाना कमा रहा था तो बांग्लादेश में ये कीमत 50 से 70 डॉलर तक थी। लिहाजा ज़ारा जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स ने बांग्लादेश के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर दी है। इंडोनेशिया, नेपाल और श्रीलंका जैसे ममालिक में भी कम कीमत पर लेबर फोर्स मौजूद थी, मगर बांग्लादेश के पास सबसे बड़ी मार्केट मौजूद थी। नतीजे के तौर पर बांग्लादेश बाकी तमाम ममालिक की निस्बत बड़े ऑर्डर्स ले सकता था, लिहाजा बांग्लादेश इन ब्रांड्स की पहली चॉइस बन गया और रफ्ता रफ्ता बांग्लादेश टेक्सटाइल इंडस्ट्री में दूसरा बड़ा सप्लायर बन गया। इस सब जद्दोजहद में खवातीन का भरपूर रोल रहा। बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 80% वर्कफोर्स खवातीन पर मुश्तमिल है। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना ने भी खवातीन वर्कर्स की आसानी के लिए काफ़ी स्कीम्स मुतारफ़ करवाईं, जिसमें खवातीन की आइंदा नस्ल के लिए मुफ्त तालीम और डे केयर सर्विसेज शामिल हैं। अब खवातीन अपने घर का बोझ उठा रही हैं और अपने मुल्क की मईशत में भी बहुत अहम किरदार निभा रही हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अलावा 1990 की दहाई में प्राइवेट इंडस्ट्री ने भी तरक्की की। प्राइवेट बैंकिंग, टेलीकम्युनिकेशन और प्राइवेट तालीम भी राइज हुई, जिससे बांग्लादेश की मईशत को भरपूर बूस्ट मिला। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की प्रोडक्शन में भी बेहद इजाफा हुआ और बांग्लादेश 98% अपने मुल्क की डिमांड पूरी करने के काबिल हो गया। सिरामिक इंडस्ट्री ने भी मुल्क की मईशत में अहम किरदार अदा किया और 2000 की दहाई में बांग्लादेश की जीडीपी में 6% इजाफा हुआ। इस तरह की कई और इंडस्ट्रीज़ की तफसीलात ये हैं। बांग्लादेश की शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री मुसलसल ग्रो कर रही है। बांग्लादेश में इस इंडस्ट्री में इतना पोटेंशियल है कि इसे चीन, जापान और कोरिया जैसे ममालिक के मुकाबले रखा जाता है और इस इंडस्ट्री ने इंटरनेशनल मार्केट में अपनी जगह बना ली है। यहाँ पर प्रोडक्शन कास्ट काफ़ी कम है क्योंकि लेबर कॉस्ट बाकी ममालिक की निस्बत काफ़ी सस्ती है। इसलिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि बांग्लादेश मुस्तकबिल में छोटी से बड़ी साइज़ की कश्तियों की एक्सपोर्ट में दुनिया का एक बड़ा प्रोवाइडर बन सकता है। खुलना शिप यार्ड बांग्लादेश में सबसे बड़ा इदारा है जो न सिर्फ वहाँ की नेवी को कश्तियाँ फराहम करता है बल्कि इसकी कश्तियाँ बैरून मुल्क एक्सपोर्ट भी की जाती हैं। 2017 में KSY ने 19 कश्तियाँ एक्सपोर्ट की जिनकी कीमत $126 मिलियन थी। बांग्लादेश में पुरानी कश्तियों को तोड़ने की सबसे बड़ी इंडस्ट्री मौजूद है। ये इंडस्ट्री चिटागोंग के साहिल पर वाक़ है जिसमें 20,000 लोग काम करते हैं। इस इंडस्ट्री से बांग्लादेश की 50% स्टील की ज़रूरत पूरी होती है। चिटागोंग शिप ब्रेकिंग यार्ड दुनिया का दूसरा बड़ा कश्तियाँ और बड़े जहाज़ तोड़ने वाला इदारा है। दुनिया के 33% जहाज यहाँ पर तोड़े जाते हैं, जबकि पाकिस्तान में शिप ब्रेकिंग गदानी के मुकाम पर की जाती है। पाकिस्तान का इस इंडस्ट्री में सिर्फ 10% हिस्सा है और गदानी का शिप ब्रेकिंग यार्ड साइज के एतबार से दुनिया का तीसरा बड़ा यार्ड है। बांग्लादेश की सियाहत वक्त के साथ साथ बेहतर होती जा रही है। इस साल बांग्लादेश की हुकूमत ने पिछले साल से ज़्यादा सियाहत में इन्वेस्ट किया। यही वजह है कि बांग्लादेश दुनिया की बेहतरीन टूरिज्म इंडस्ट्री की फहरिस्त में पिछले सालों की निस्बत 125 से 120 नंबर पर आ चुका है और टूरिज्म इंडस्ट्री बांग्लादेश की जीडीपी में 4.4% इजाफा करती है। बांग्लादेश की तकरीबन 1.8% आबादी का टूरिज्म से रोजगार वाबस्ता है, जबकि पाकिस्तान यहाँ भी बांग्लादेश से 1 नंबर पीछे है। इसकी एक वजह यह भी है कि पाकिस्तान ने अपने तारीखी असासों पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की और टूरिज्म पर कोई खास तवज्जो नहीं दी।
बांग्लादेश ने इन कारआमद पॉलिसीज को अपनाकर बिजनेस को प्रमोट किया और आज दुनिया में अपनी जीडीपी के लिहाज से 35वें नंबर पर है। एशिया के तरक्याती बैंक के मुताबिक इस माशी साल में बांग्लादेश की जीडीपी में 5.3% इजाफा होगा। आज बांग्लादेश की 411 बिलियन डॉलर्स की जीडीपी पाकिस्तान की 347 बिलियन डॉलर की जीडीपी से कहीं ज्यादा है। बांग्लादेश 2022 में दुनिया की 37वीं बड़ी जीडीपी था और एक्सपर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश की जीडीपी अगले कई सालों तक बढ़ती रहेगी। अनकरीब बांग्लादेश भी अपनी मईशत के लिहाज से इंडिया के मुकाबले खड़ा होगा। बांग्लादेश की इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि मेहनत और सच्चे जज्बे के साथ अपना लोहा मनवाने के लिए 50 साल भी काफ़ी होते हैं। हालात जैसे भी हों, मेहनत और बेहतर हिकमत अमली के साथ चलते रहना चाहिए, इसी से कामयाबी मिलती है। हमें चाहिए कि हम भी इन स्ट्रेटजी से सीखें और अपनी मईशत को बेहतर करें। आज पाकिस्तान में भी इतना पोटेंशियल है कि हम अपने हमसाया ममालिक के साथ चल सकें, बस हमें दुरुस्त सिमत की ज़रूरत है।